आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परिकल्पना क्या है। अर्थात जब हम किसी मकान को बनाते हैं तो हम मकान को बनाने से पहले उसका एक नक्शा तैयार कर लेते हैं, जिसके द्वारा हमें अपने मकान बनाने में बड़ी सहायता हो जाती है कि हमें कहाँ कमरे रखने हैं, कहाँ बरामदा रखना है, कहाँ किचन रखना है, कहाँ लैट्रिन बाथरूम होने चाहिए, किस तरफ गेट होना चाहिए। इसी प्रकार जब हम कोई शोध कार्य करते हैं तो उस शोध कार्य को करने से पहले एक परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं, यानी अपनी समस्या को ढूंढने का एक पथ प्रदस्त कर लेते हैं, जिसके द्वारा हम अपने शोध कार्यों को पूरा करते हैं। और इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परिकल्पना की परिभाषा क्या है और परिकल्पना के कार्य क्या हैं, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि परिकल्पना जो है वो क्यों आवश्यक है, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोथेसिस, और इसका अर्थ क्या है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना। परिकल्पना को ही एक और नाम है इसका, वो है प्राकल्पना। इसे प्राकल्पना भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। परिकल्पना का शब्द का अर्थ है एक उपकथन से होता है जो समस्या के समाधान की अवधारणा होती है। अर्थात ऐसा एक उपकथन जो हमने शोध कार्य में समस्या ली है उसको समाधान ढूंढ सके, मतलब उसका समाधान आराम से ढूंढ सके, ऐसे उपकथन को ही हम परिकल्पना कहते हैं। तथा शोधकर्ता अर्थात हम लोग जो शोध कर रहे हैं उसकी पुष्टि करने का प्रयास करते हैं। मतलब जो हमने परिकल्पना ली है उसकी हम पुष्टि करेंगे, यानी शोध कार्यों में अपनी जो परिकल्पना है उसको सिद्ध करने का काम करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परिकल्पना सिद्ध करने के लिए सहसंबंध का सूत्र लगाया जाता है, जिसके द्वारा हमें ये पता है कि जो हमारा सहसंबंध है वो -1 से लेकर कहाँ तक होता है, +1 तक होता है। और हमारा जो शोध कार्य है वो संबंध इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे कि शोध की समस्त जो हैं वो क्रियाएँ परिकल्पनाओं पर केंद्रित रहती हैं। अर्थात जितनी भी शोध की समस्याएं हैं वो हमारी जो हैं वो परिकल्पना पर केंद्रित होती हैं, यानी बिना परिकल्पना के हम अपने शोध कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। और इसी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस बना है दो शब्दों से, एक है हाइपो और दूसरा है आपका थीसिस। हाइपो का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक चरों का मिश्रण। अर्थात हमने जो अपने समस्या में 2 या 2 से अधिक चर लिए हैं उनके बीच में क्या संबंध है इसको निकालने का प्रयास करते हैं। और थीसिस का अर्थ होता है कि चरों की स्थिति प्रदर्शित करना। अर्थात वे चर हैं जिनकी स्थिति क्या है, मतलब हमने जो समस्या ली है उसमें उन चरों के बीच में संबंध क्या है, उनकी स्थिति क्या है, कितना संबंध उन दोनों के बीच में या उन तीनों के बीच में प्रतिपादित हो रहा है, क्या वो संबंध हमारा सही है या गलत है, इसका पूरा निष्कर्ष हम निकालते हैं अपने शोध कार्यों में। तो उसे कहते हैं परिकल्पना, जो शुरू में स्टार्ट की जाती है। चलिए अगला है हाइपोथेसिस। इसका जो अर्थ है वह संभावित कथन जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। अर्थात संभावित कथन मतलब ऐसा कथन जो हमने पहले से ले रखा है उस समस्या के समाधान के लिए। अर्थात हमने एक रास्ता दे दिया है, उस रास्ते पे हमें चलना है। अब परिभाषाएं हैं, एक है टाउनसेंड के अनुसार जो परिकल्पना है वो एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर है। प्रस्तावित उत्तर का मतलब यानी जो हमने परिकल्पना मानी है वो पहले से दिया गया उत्तर है। यानी जैसे मान लीजिए कोई आपको कहता है कि टीचिंग करिए, लेकिन उससे पहले हमें एक लेसन प्लान लेके आइए। तो लेसन प्लान क्या होता है, जो हम कक्षा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका एक संभावित उत्तर है। यानी पहले से जो एक क्लास लेनी है हमारे लिए उसको हमने पहले से एक कॉपी पे नोट कर रखा है। इसी प्रकार जो परिकल्पना है वो हमारी जो समस्या ले रखी है उसका एक प्रस्तावित उत्तर है कि हम अपनी परिकल्पना को ऐसे सिद्ध करेंगे। अगली परिभाषा है मैक्सिकन के अनुसार 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचने योग्य कथन, मतलब ऐसे कथन हो जिसको जांचा जा सके, को ही परिकल्पना कहा जाता है। अर्थात 2 चरों के बीच में जो संबंध होगा वो हमारा -1 से लेकर +1 के बीच में होगा। और इन चरों के बीच में जिस प्रकार से हमने अपने चर माने हैं, जिस प्रकार से हमने संबंधों को अपने मान में मस्तिष्क में कल्पना कर रखी है, उन्हीं चरों को उनके बीच में वही संबंध आना चाहिए जिससे हमारा शोध बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं परिकल्पना के कार्यों पर। तो अब पढ़ते हैं हम परिकल्पना के कार्य। तो सबसे पहला कार्य है समस्या को सुनिश्चित करना। तो परिकल्पना समस्या को संकुचित करती है। संकुचित मतलब अर्थात छोटा कर देती है। हमारी जो समस्याएं हैं, जितने बड़ा क्षेत्र लिया गया है तो उसका सैंपल ले लेते हैं, अर्थात हम अपनी परिकल्पना के द्वारा उस समस्या को छोटा कर लेते हैं, जिससे उसका जो क्षेत्र है वो विशिष्ट है। क्षेत्र में कोई कमी, मतलब क्षेत्र तो कम हुआ है लेकिन उसकी जो विशिष्टता है वो कम नहीं होनी चाहिए, उसकी वैधता कम नहीं होनी चाहिए,
उसके जो गुण हैं वो पूरे निकलने चाहिए, ठीक है, और स्थिर हो जाती है ताकि बड़े क्षेत्र को हम छोटे क्षेत्र में अपना निष्कर्ष निकाल सकें। जैसे एक कट्टा गेहूँ है तो हम पूरे कट्टे को खोलकर उसके जो है नहीं निकाल सकते कि इसमें कौन शुद्ध है कौन नहीं है, तो हम थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं उसके द्वारा ताकि हम उसका निष्कर्ष निकाल सकें कि इसमें गेहूँ या धान कैसा है। उसी प्रकार से हम उस क्षेत्र को संकुचित यानी छोटा कर लेते हैं और विशेषता से जांच कर लेते हैं सैंपलिंग के द्वारा और उसे स्थिर बना लेते हैं। इससे क्या होता है, इसके निर्माण द्वारा समस्या समाधान मुखी हो जाती है, अर्थात समस्या जो है उसका हम समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके द्वारा जो हमारा अपव्यय है वो भी नहीं होता है, यानी जो मतलब एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं वो भी नहीं होते हैं। अगला पढ़ते हैं हम, इसमें अगला कार्य क्या है, अगला है मार्गदर्शन का। भाई हम जानते हैं कि परिकल्पना हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन करती है हमारे शोध कार्यों में, अनुसंधान कार्यों में, क्योंकि अगर परिकल्पना नहीं बनाएंगे तो हमें रास्ता प्रशस्त नहीं होगा, रास्ता प्रशस्त नहीं होगा तो हम अपने अनुसंधान को या शोध कार्य को पूरा नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम एक चौराहे पे खड़े हैं, उस पर चारों तरफ सड़क जा रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हो कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है तो हम भटक जाएंगे, परंतु परिकल्पना इसी का काम करती है कि वो हमें रास्ता बताती है कि आपको इस रास्ते पर चलना है। चलिए पढ़ते हैं मार्गदर्शन के लिए। तो जो है परिकल्पना अनुसंधान का कार्य के लिए जो है मार्गदर्शन करती है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि शोधकर्ता को कौन सा कार्य करना है तथा कौन सा कार्य नहीं करना है। इससे कार्य की स्पष्ट दिशा विकसित हो जाती है, अर्थात हमें परिकल्पना बताती है कि हमें किन किन कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए, कौन कौन से हमारे चर हैं, केवल हमें उन्हीं चरों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो अगले पे बढ़ते हैं हम कि प्रमुख तत्वों का चुनाव, यानी प्रमुख तत्वों का चुनाव क्या है, हमें जो चर लिए गए हैं उन्हीं चर से रिलेटेड जो उनके बीच संबंध स्थापित करना है, उन्हीं चरों को लेकर आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि यह समस्या क्षेत्र को सीमित कर देती है, जिससे महत्वपूर्ण तत्वों का चुनाव में सरलता होती है, अर्थात हम चुन सकते हैं आराम से अपनी समस्याओं को समाधान। समस्या से संबंधित मुख्य बिंदुओं को ही शोध का भाग बनाते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं तथा बाकी को छोड़ देते हैं। अर्थात हमारे जितने चर हैं उन चरों को जो प्रभावित कर रहे हैं उन प्रभावित कारणों का ही हम अध्ययन करते हैं, जिसके द्वारा हमारा शोध कार्य बिल्कुल सही हो जाता है। जैसे अगर हमें मकान बनाना है तो मकान में हमें पहले से हम नींव बना लेते हैं, चारों तरफ से नींव बनाने का कार्य करते हैं ताकि हम उस पर आराम से बिल्डिंग बना सकें। तो इसलिए जो परिकल्पना है वो हमारी एक नक्शे के काम में, नींव के काम में काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के रूप में कि निष्कर्ष निकालने में सहायता। भाई जाहिर सी बात है, परिकल्पना हमारी सारे निष्कर्ष निकालने में सहायता करती है। अगर चरों के बीच में संबंध पाया गया है तो हमारी परिकल्पना सही है, अगर उनके बीच में संबंध नहीं पाया गया है तो परिकल्पना में कुछ सुधार की ज़रूरत है, या उसे हम नई परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत करके आगे को अच्छा शोध बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि परिकल्पना जो है द्वारा शोधकार्यता अपने उद्देश्य एवं क्रियाओं के बारे में निश्चिंत रहता है तथा उचित मार्ग पर चलकर निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करता है। अर्थात हमारा निष्कर्ष जब हम निकाल लेते हैं अपनी परिकल्पना के द्वारा कि हमारी परिकल्पना अच्छी बनी है, जिसके बीच में संबंध चरों के बीच में अच्छा पाया गया है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो हमने परिकल्पना बनाई थी वो भी हमारी सही है और जो हमने शोध किया है वो भी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके बीच में मैं बता देता हूँ आपके लिए कि अगर हम शोध कार्य में परिकल्पना निर्माण नहीं करेंगे तो हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार हम मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं, उसकी नींव खोदते हैं, इसी प्रकार किसी भी कार्य करने से पहले यानी शोध कार्य करने से पहले एक समस्या ढूंढी जाती है। उस समस्या के समाधान के लिए एक परिकल्पना बनाई जाती है, जिस परिकल्पना के द्वारा हम अपने शोध कार्यों को कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका हृदय से धन्यवाद है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे वीडियो और आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से एक बार और धन्यवाद।